नमस्ते। आप सबों का हमारी चैनल पर स्वागत है। आज हम फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम ऑफ रिलीजन को देखेंगे, जो आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत दिया हुआ है। अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो हमारा प्लेलिस्ट है उसके अंतर्गत आर्टिकल 24 तक कवर कर चुके हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करेंगे। इस छोटे से वीडियो में हम जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन से रिलेटेड क्या क्या हमें राइट्स मिले हुए हैं, उसके बारे में आज हम जानकारी इकट्ठा करेंगे, देखते हैं। और लास्ट में जो एक दो सवाल भी हम लोग देखेंगे, पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको भी देखेंगे, ताकि आप कहाँ पे ध्यान देना है, कहाँ रुकना है, इस बात को आप जाने समझे। इससे आपको ये होगा कि जब आप पढ़ते हैं तो कहाँ पे स्लो हुआ जाए, किस बात को गहराई से समझने की आवश्यकता है। जब पीवाईक्यू के बाद फिर दोबारा आप पढ़ते हैं तो आप बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। तो पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए कि पहले आप पूरी किताब को एक फ्लो में पढ़ लीजिए, कोई एक चैप्टर, उसके बाद उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू है उसको आप बना के देखिए कि बन रहा है या नहीं बन रहा है, और उसको बनाने के बाद फिर से दोबारा पढ़िए। और जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो अपने आप आपको यह समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पे हमें स्लो होना है, कहाँ पे हमें गहराई में जाने की आवश्यकता है, किसको हमें बेटर तरीके से समझने की जरूरत है। प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन को आप हथियार बनाइए, उसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए। उसको रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद फिर चैप्टर के अंदर आप एंटर कीजिए, तो आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझेंगे। क्योंकि आपका पर्पस है एग्जाम पास कर लेना है, ऐसा नहीं कि आपको पॉलिटी का नॉलेज, महारत हासिल करना है। आपको बस यही करना है कि आपका सवाल बन जाए, आप क्वालिफाई कर जाए, दैट्स ऑल। इतनी ही जरूरत है। तो पीवाईक्यू को आप एक अपना पैरेलल फ्रेंड बनाएं, उसको साथ में रख के चलें, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के बाद ही पढ़ाई करें, और वहां रुकें जहां आपको रुकना है, जहां ठहरे वहीं ठहरना है आपको। आगे बढ़ते हैं, इस क्लास को बढ़ाते हैं, देखते हैं 25, 26, 27, 28 में क्या क्या है। तो आर्टिकल 25 की जब हम बात करते हैं तो इसमें आप देखिए कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन, इसका आपको राइट दिया हुआ है। ये सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों को अवेलेबल है। ये फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स, नॉन सिटीजन्स दोनों को अवेलेबल है, नागरिक गैर नागरिक दोनों को अवेलेबल है। कौन कौन सी चीज का, किस किस चीज का फ्रीडम है, तो इसमें 4 पिलर्स के तौर पे हम इसको देखते हैं। कि जहां आपको फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस एंड राइट टू प्रोपोगेट। इन सब शब्दों का मीनिंग आपको जरूर जानना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। राइट टू प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस का मतलब होता है टू परफॉर्म और डू एन एक्टिविटी, स्किल और सेट ऑफ एक्शंस हैबिचुअली और रिपीटेडली। ये सिंपल डिक्शनरी मीनिंग है। रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करते हैं तो इट मींस एंगेजिंग इन एक्चुअल वर्शिप्स, रिचुअल्स, सेरेमनीज। प्रैक्टिस का मतलब है कि आप कौन से किस तरह से वर्शिप करते हो, सेरेमनीज में आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हो, कौन से प्रैक्टिस को कौन से अपनाते हो, रिचुअल्स हैं, सेरेमनीज हैं, ये सारे आपके प्रैक्टिस के अंतर्गत आ जाते हैं। तो सारे चीजें आपके प्रैक्टिस में आ गई। कोई भी प्रैक्टिस आप अपनाने के लिए फ्री हो। अगर आप बात करते हैं प्रोफेस की, राइट टू प्रोफेस, प्रोफेस का मतलब होता है कि पब्लिकली अपने रिलीजन के बारे में आप बोल सकते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। कोई भी अपना जो भी आपका रिलीजन है उसको आप पब्लिकली बता सकते हैं। कोई आपके ऊपर रोक नहीं है, ना ही आपको कोई डर है, ना ही कोई फियर है कि अपना रिलीजन बताने से आपको कुछ हानि होगी या नुकसान होगा। यानी पब्लिकली आप अपने ओपन डिक्लेरेशन कर सकते हो अपने रिलीजियस बिलीफ के बारे में। वैसे जनरली आप जब अप्लाई करते हो, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि आपका रिलीजन क्या है। वहाँ फॉर्म में डिक्लेयर करते हो आप हिंदू हो, मुस्लिम हो। उसमें आपको कहीं भी डर होना नहीं चाहिए कि अगर मैं अपने रिलीजन को बताऊंगा तो शायद मेरे साथ भेदभाव होगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर नहीं करता है। आपने आर्टिकल 15 देखा होगा कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ कास्ट भी था, रिलीजन भी था। तो धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, फॉलो। फॉलो का मतलब होता है टू एडहेयर टू अबाइड बाय और बी अ डिसाइपल ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, सेट ऑफ आइडियाज और रिलीजन, which means it implies living according to a specific principles or guidance. जब आप फॉलो की बात करते हो तो आप कोई भी व्यक्ति को फॉलो कर सकते हो, किसी लीडर को फॉलो कर सकते हो, उसी को आप अपना गुरु मान सकते हो, किसी आइडियाज को फॉलो कर सकते हो, आइडियोलॉजी को फॉलो कर सकते हो, रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। रिलीजियस मामले में आपका रिलीजन वाला मामला है या फिर किसी रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर, उसको आप फॉलो कर सकते हो। तो राइट टू फॉलो एनी रिलीजन, प्रैक्टिस, बिलीफ, ये सब चीजें हैं। अब आप देखिए कि कंसाइंस का क्या मतलब होता है।
अगर आप कंसाइंस की बात करेंगे, कंसाइंस आपकी अंतरात्मा को बताता है। कंसाइंस मतलब आपने अंदर जो आपका इनर फ्रीडम है, आप अपने खुद से निर्धारित किए हो कि मैं किस तरह के धर्म को पालन करूंगा, कैसे मैं गॉड से अपने आप को रिलेट करूंगा। हो सकता है आपका कंसाइंस कहता है किसी धर्म को नहीं मानने के लिए, तो आप किसी भी धर्म को नहीं मानोगे। अगर आपको लगता है कि हमें अथीस्ट रहना है, तो ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है कि आप इररिलीजियस रहो, और आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इवन इफ यू आर इररिलीजियस पर्सन। अथीस्ट हो या फिर आप थीस्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका इनर फ्रीडम को वो बताता है कि आप कैसे गॉड से कनेक्ट करते हो। आप अपने कंसाइंस को फॉलो कर सकते हो। अहम ब्रह्मास्मि वाला कॉन्सेप्ट भी आप देख सकते हो कि मेरे अंदर ही भगवान है, मेरे अंदर ही ईश्वर है। ये कॉन्सेप्ट भी आप फॉलो कर सकते हो कि हर इंसान में भगवान का रूप है, भगवान का अंश है, तो सब लोग भगवान के बनाए हुए व्यक्ति हैं। तो भगवान सबके अंदर है। ये भी आपका कंसाइंस है जिसको आप डेवलप कर सकते हो। तो आपको ये फ्रीडम है कि इनर तरीके से, इनर आपका कंसाइंस कैसे कहता है, जैसे कहता है उस हिसाब से आप गॉड से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो। बैठ के करो, सोते समय करो, जागते समय करो। ये आपका पर्सनल इंडिविजुअल फ्रीडम है। तो ये जो 25 जो बात करता है, ये इंडिविजुअल की बात करता है, व्यक्ति की बात करता है, ना कि किसी कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी की बात करता है। यहाँ पे जो फ्रीडम है, ये जो है इंडिविजुअल्स को है, पर्सन्स को है, नॉट टू एनी रिलीजियस कम्युनिटी को। कम्युनिटी को यहाँ पे आर्टिकल 25 में राइट की बात नहीं करता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिटीजन की बात करता है, इंडिविजुअल व्यक्ति की बात करता है कि इंडिविजुअल को ये राइट है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो लास्ट वाला पॉइंट था कि ये जो राइट टू प्रोपगेट का मतलब है, कि प्रोपगेट का मतलब कि डिसेमिनेशन ऑफ टेनेट्स, मतलब आपके जो रिलीजन के रिलेटेड है उसको आप प्रचार प्रसार कर सकते हो, उसके ज्ञान को, उसके नॉलेज को स्प्रेड कर सकते हो, अवेयरनेस लोगों में फैला सकते हो। लेकिन दिस डज नॉट गारंटी यू राइट टू फोर्सिबल कन्वर्जन। आपको कन्वर्ट करने का राइट नहीं है। आप अपने टेनेट्स को प्रोपगेट करो। अगर कोई व्यक्ति इच्छा से, बाय willingly converts into other religion by getting influenced by the knowledge of that religion, तो वो बिल्कुल अलाउड है। आप प्रोपोगेट कर सकते हो, कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। इससे रिलेटेड जो केस है फादर स्टैनिस्लॉ का, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम लोग देखेंगे। अब इसमें देखिए कि कोई भी राइट जो है, जब जब भी किसी भी फंडामेंटल राइट को आप बात करेंगे, एनी फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी की बात करें या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें, राइट टू लिबर्टी की बात करें, उसी तरह से रिलीजियस फ्रीडम में भी इट कैनॉट बी एब्सोल्यूट। there has to be certain restrictions uh, imposed by state can impose certain restrictions to regulate your behavior, जहां पे आपके इंडिविजुअल जो राइट्स हैं वो सोसाइटी के साथ टकराते हैं, जहां लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है, हेल्थ का इशू होता है, या फिर मोरालिटी। 3 ग्राउंड जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं जिसके बेसिस पे अगर स्टेट चाहे तो रेगुलेट कर सकता है, वो है आपका पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। पब्लिक ऑर्डर, दिस इज पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। दिस इज पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल राइट भी ग्रेजुअली अदर फंडामेंटल राइट्स जो है वो भी एक ग्राउंड हो सकता है जिसके बेसिस पे रेगुलेट किया जा सकता है आपके रिलीजियस फ्रीडम को। फंडामेंटल राइट्स भी, इसको हम लोग देखेंगे आगे जब केस देखेंगे तो। यानी स्टेट इज एम्पावर टू रेगुलेट सेक्युलर एक्टिविटी। सेक्युलर एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? जो कोर रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। सेक्युलर का मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज, चैरिटेबल एक्टिविटीज, जो भी रिलीजन से रिलेटेड, जो रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, कोर आपके बिलीफ से रिलेटेड नहीं है, आपके वर्शिप पूजा के तरीके से जो जुड़ा हुआ नहीं है, मंत्रोच्चार आप करते हैं या नमाज पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, अंदर जाके आप किस तरह से पूजा करते हैं, ये सब एक्टिविटीज नहीं, दे आर कॉल रिलीजियस एक्टिविटीज। इसके अलावा अगर रिलीजन जुड़ा हुआ है पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन खोला हुआ है, हेल्थ इंडस्ट्री खोला हुआ है, हेल्थ हॉस्पिटल्स खोले हुए हैं, स्कूल्स खोले हुए हैं, तो दे आर नॉन रिलीजियस यानी सेक्युलर एक्टिविटीज हैं। तो दोज एक्टिविटीज कैन बी रेगुलेटेड बाय द स्टेट। स्टेट कैन मेक लॉज। तो ये जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखेंगे जहां पे एसेंशियल वर्सेस नॉन एसेंशियल के बीच में कैटेगराइजेशन होता है तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि स्टेट कैन रेगुलेट सेक्युलर एक्टिविटीज। सेक्युलर एक्टिविटीज मींस इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एक्टिविटीज अगर एसोसिएटेड विद रिलीजन है तो उसको रेगुलेट किया जा सकता है। और ग्राउंड क्या दिया गया है? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ।
और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पे अदर फंडामेंटल राइट्स, ये भी एक्सेप्शन हो सकते हैं जिसके बेसिस पे आप रेगुलेट कर सकते हो। आर्टिकल 25 के बाद हम लोग 26 पर आते हैं। जैसे 25 इंडिविजुअल की बात करता है, यहां पे कम्युनिटी की बात होती है, ग्रुप की बात होती है, यानी ये कलेक्टिव राइट की बात करता है। यानी कोई एक रिलीजियस कम्युनिटी, कोई एक ग्रुप जो कि एक आस्था रखता है, जिसके पास कोई फेथ है, जैसे निरंकारी है, निरंकारी एक संस्था है जहां पे अलग तरह से ग्रुपिंग है, एक डिनोमिनेशन जैसा है कि ये लोग एक तरह की बात करते हैं, एक तरह का पूजा अर्चना की विधि है इनके पास, एक तरीके से ये लोग चीजों को प्रोमोट करते हैं। तो एक कॉमन एक्टिविटी है, कॉमन तरीके हैं, तौर तरीके हैं जिसके बेसिस पे आप इन्वॉल्व होते हैं। तो ये 26 जो है, दिस इज कलेक्टिव राइट्स, नॉट एन इंडिविजुअल बट अ कलेक्टिव राइट। 25 वाज इंडिविजुअल राइट। तो यहां पे क्या होता है कि रिलीजियस कम्युनिटी को फ्रीडम है टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। जो उनका रिलीजियस अफेयर्स है उसको मैनेज करने का उनको फ्रीडम दिया गया है आर्टिकल 26 में। अब इसमें जो क्या क्या राइट्स हैं, तो आप अपनी मनमर्जी का इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस। रिलीजियस पर्पस आप टेंपल खोल सकते हो, मॉस्क बना सकते हो, कोई भी चैरिटेबल पर्पस के लिए जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हो, एनजीओ खोल सकते हो, फिर उसके बाद अगर आप देखें अनाथालय खोल सकते हो, ऑर्फनेज, ये सब चीजें आप खोल सकते हो जो चैरिटेबल पर्पस के लिए आप बिल्कुल फ्रीडम है आपको, एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस, इसके लिए आप कर सकते हो। तो अगर आपको इंस्टीट्यूशन खोलना है तो डेफिनेटली यू नीड लैंड। लैंड मीन्स प्रॉपर्टी। तो उस इंस्टीट्यूशंस को, उस ग्रुप को लैंड प्रॉपर्टी ओनरशिप के लिए भी राइट है। जैसे इंडिविजुअल को प्रॉपर्टी राइट जो है वो फंडामेंटल राइट वो जरूर हटा दिया गया, आर्टिकल 31 को डिलीट कर दिया गया। आर्टिकल 19 के अंदर एफ बी जो था, जो राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, फ्रीडम टू राइट टू प्रॉपर्टी, उसको भी खत्म कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। बट दिस पार्ट वाज नॉट टच्ड। यानी ग्रुप राइट जो है आपका, जो प्रॉपर्टी यहां पे देखिए आप, प्रॉपर्टी अक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओन एंड अक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसका आपके पास राइट है। मूवेबल मतलब जैसे कार है, बाइक है, ये सब मूवेबल एसेट्स हैं। इमूवेबल मतलब लैंड, घर है, ये सब प्रॉपर्टी इमूवेबल। तो आप ओन एंड अक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको आप कर सकते हो, और उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करने का भी राइट है। उसका आप प्रशासन भी कर सकते हो, टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। जब आप उसको एडमिनिस्टर करते हो तो लॉ ऑफ द लैंड को आप रिस्पेक्ट करोगे, अनलॉफुल एक्टिविटीज वहां नहीं होने दोगे। तो ये सारे आपको रिलीजियस जो डिनोमिनेशंस हैं। अब डिनोमिनेशन है ये क्राइटेरिया कि कोई डिनोमिनेशन है या नहीं, रिलीजियस कम्युनिटी उसको हम मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्राइटेरिया एस्टेब्लिश किया है कि किसी कम्युनिटी को हम रिलीजियस कम्युनिटी मानेंगे या नहीं। तो उसको बारे में कहता है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स विद अ कॉमन सिस्टम ऑफ बिलीफ्स, कॉमन सिस्टम ऑफ बिलीफ्स, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन एंड अ डिस्टिंक्टिव नेम। जैसे मैंने निरंकारी ग्रुप के बारे में बात किया। अब ये भी एक डिनोमिनेशन है या नहीं, अगर है तो उसको, अगर उसके पास कॉमन बिलीफ सिस्टम है या नहीं, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं, या यूनिक नेम उसके साथ एसोसिएटेड है या नहीं। अगर है तो उसके पास ये सारे राइट्स हैं कि वो ओन कर सकता है प्रॉपर्टी को, अक्वायर कर सकता है प्रॉपर्टी को, और मैनेज अफेयर्स ऑफ ओन मैटर्स ऑफ रिलीजन को आप खुद से मैनेज कर सकता है। तो ये आर्टिकल 26 है जो कि ग्रुप राइट देता है। आर्टिकल 27 की बात करते हैं हम लोग। यहां पे देखेंगे कि फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। यहां पे अगर आप देखिए कि किसी भी व्यक्ति को स्टेट जो है टैक्स ऐसा नहीं लगा सकता है जिसमें कहे कि ये एक पर्टिकुलर सेस है जिसमें हम हिंदू कम्युनिटी का वेलफेयर करेंगे, ये पर्टिकुलर टैक्स है जिसको हम कलेक्ट कर रहे हैं इस्लाम को बढ़ाने के लिए, या ये टैक्स है जिससे हम क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करेंगे, उसका वेलफेयर करेंगे। तो गवर्नमेंट को कोई भी इस तरह का टैक्स इंपोजिशन का कोई पावर नहीं है। 27 जो है फॉरबिड करता है कि कोई आप टैक्सेशन नहीं ले सकते हो, टैक्स के रूप में पैसा आप नहीं ले सकते हो। और दूसरा जो फॉरबिड करता है कि जो आपने
टैक्स जो कलेक्ट किया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में जो पैसा आया है आपके टैक्स के कलेक्शन से, उसका यूज आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए नहीं करोगे. दैट मनी शुड नॉट बी, दैट इज टैक्स पेयर्स मनी, पब्लिक मनी, दैट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर प्रमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन और अ पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम. वो पैसा सबके लिए यूज होगा और उसको यूज करने में गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एनी रिलीजन. अगर आप डोनेशन देते हो किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ट्रस्ट को तो आप सारे धर्म को दोगे. ऑल रिलीजन शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन दैट सेंस. तो यहां अगर आप देखेंगे कि it prohibits taxes, public money used for one religion, but it does not prohibit fees, easy fee for secular services like safety or hygiene at a pilgrimage. अब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे क्राउड मैनेजमेंट इफेक्टिवली करना है तो वहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात करती है, या फिर उसके हाइजीन के लिए, उसके सिक्योरिटी के लिए, उसके सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट सर्विस देती है. तो उस सर्विस के बदले गवर्नमेंट जो है कुछ एक फीस कलेक्ट करती है. दैट फीस इज नॉट टैक्स. ये सर्विस देने के बिहाफ पे कलेक्ट किया गया पैसा है, उसको हम टैक्स नहीं कहेंगे. तो फीस कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री है, अलाउड है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से फीस कलेक्ट कर सकती है गवर्नमेंट, लेकिन उस फीस के बदले में वो एक सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, हाइजीन है. ये सब अगर सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो गवर्नमेंट फीस ले सकती है. तो ये आपका है आर्टिकल 27. अब आर्टिकल 28 में कहते हैं कि फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन. अब ये 28 कहता है कि कहां कहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है, वेयर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी गिवन. अब मैंने आपको लेफ्ट साइड में रखा है टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन और राइट साइड में रखा है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है. होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, यानी पूरी तरह से सरकारी संस्था अगर है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, पूरी तरह से सरकारी है, तो सरकारी इंस्टीट्यूशन में कंप्लीटली प्रोहिबिटेड. यहां पे कोई आप रिलीजन से रिलेटेड शिक्षा नहीं दे सकते हो. आप बाइबल या फिर कोई भी जो रिलीजियस टेक्स्ट है, कुरान, इसको आप वहां नहीं पढ़ा सकते हो. गवर्नमेंट फुल्ली मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट, यानी सरकारी है संस्था. सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज है, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस. अगर होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, जिसमें आपका पब्लिक मनी यूज किया गया है, जिसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के पैसे का यूज करके उस इंस्टीट्यूशन का निर्माण हुआ है, वहां पे गवर्नमेंट टीचर्स हैं जिसकी सैलरी भी गवर्नमेंट देता है. होली मेंटेन मतलब पूरी तरह से उसका बिल्डिंग भी सरकार नहीं बनाया है, अगर रेंट पे है तो रेंट भी सरकार देती है, उसमें जो टीचर्स हैं उसका सैलरी भी सरकार देती है, पूरी तरह से होली मेंटेन, गवर्नमेंट ओन्ड एंड गवर्नमेंट मैनेज्ड. तो वहां पे पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, वहां पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं. तभी आपको माना जाएगा कि आप सेक्युलर स्टेट हैं, यानी आपको रिलीजन के बारे में प्रचार प्रसार नहीं करना. एक पर्टिकुलर रिलीजन या किसी भी रिलीजन के धर्म के बारे में आप पढ़ाई लिखाई वहां नहीं करेंगे. स्टेट को अलग रखा गया है धर्म से. सेकेंड कैटेगरी है रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और रिसीविंग स्टेट एड. स्टेट एड मतलब सरकार से सहायता, अनुदान की राशि उसे मिलती है, फंड मिलता है. स्टेट बोर्ड से या फिर गवर्नमेंट के बोर्ड से वो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है. रिसीविंग एड है तो वहां पे परमिटेड है, लेकिन वॉलंटरी है. यहां पे आप फोर्सफुली आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकते हो. वहां पे आपको बच्चों से, वहां के या फिर उनके गार्जियन, अभिभावक से कंसेंट लेना पड़ेगा. उनके कंसेंट लेने के बाद ही आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हो. वहां पे वॉलंटरी कॉन्सेप्ट है. अब तीसरा कैटेगरी ऑफ जो इंस्टीट्यूशन है कि एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट एस्टेब्लिश्ड अंडर ट्रस्ट और एंडोमेंट. ट्रस्ट के द्वारा स्थापित है, किसी एंडोमेंट के द्वारा स्थापित है, लेकिन सरकार के द्वारा उसका प्रशासन चलाया जा रहा है, गवर्नमेंट उसको एडमिनिस्टर कर रही है. तो लेकिन इसका जो ओरिजिन जो हुआ था, गवर्नमेंट ने उसको एस्टेब्लिश नहीं किया, उसको एस्टेब्लिश किया किसी ट्रस्ट ने, लेकिन गवर्नमेंट उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है. तो वैसे जगह पे परमिटेड है, वहां पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं. और इस कैटेगरी में जो नहीं आते हैं वहां आप दे सकते हो, जैसे मदरसा है वहां पे आप पढ़ा सकते हो. वेद, आजकल वेद स्कूल भी कई सारे जगह पे जहाँ पे आप वेद पढ़ा सकते हो. वेद की पढ़ाई होगी, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वहां दिया जाएगा. और अगर बाकी 29-30 में अगर हम देखेंगे कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो माइनॉरिटी कैरेक्टर के हैं, वहां पे और आपको क्लैरिटी होगी इसके बारे में कि कहाँ पे आप सरकार से फंड रिसीव होता है अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए बातें की जाती है, माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं उसमें हम देखेंगे तो और आपको क्लैरिटी होगी. तो ये आपका 25 से 28 है,
फंडामेंटल जो राइट टू रिलीजन है, इसमें आपके इंडिविजुअल व्यक्ति को भी राइट दिए गए हैं, और ग्रुप राइट, रिलीजियस कम्युनिटी, डिनोमिनेशन के भी राइट दिए गए हैं। डिनोमिनेशन का हमने परिभाषा देखा कि किसको हम लोग, सिर्फ ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम जो ब्रॉडर कैटेगरी है, उसके अंतर्गत सब कैटेगरी भी है, उसको भी आप मान सकते हैं कि ये कम्युनिटी है, ग्रुप है, डिनोमिनेशन है, जिसको आप राइट है कि प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकता है, वहां पर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खोल सकता है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन खोल सकता है, एक डिस्टिंक्ट यूनिक उसका नेम होना चाहिए, जो हमने सुप्रीम कोर्ट के परिभाषा में देखा। तो यहाँ पे आपके 25 जो है इंडिविजुअल के राइट की बात करता है, जहां पे आपको फ्रीडम है टू प्रोफेस, टू प्रैक्टिस, प्रोपोगेट एनी रिलीजन, फॉलो एनी प्रैक्टिस, ये सब सारे आपको फ्रीडम दिए गए हैं। और ग्रुप राइट्स की बात 26 में करते हैं हम। 27 में हम बात करते हैं कि कोई एक स्टेट टैक्स नहीं लगा सकती है जिससे एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करे। रिलीजन के नाम पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन फीस कलेक्ट किया जा सकता है। और 28 में कहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, कौन से इंस्टीट्यूट में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, 28 उसकी बात करता है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ये आपके 4 आर्टिकल हैं। अब हम लोग PYQ देख लेते हैं, एक दो सवाल देख लेते हैं। जैसे ये सवाल आप देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लिबर्टी ऑफ थॉट, ये तो है, थॉट है जो आपका फ्रीडम ऑफ लिबर्टी ऑफ थॉट जो आपका आर्टिकल 19 से रिलेटेड है। इकोनॉमिक लिबर्टी दी हुई है। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन दिया हुआ है। लिबर्टी ऑफ बिलीफ दिया हुआ है। लिबर्टी ऑफ बिलीफ, एक्सप्रेशन, लिबर्टी, थॉट। तो कौन सा इसमें नॉट एम्बॉडीड? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ है, इकोनॉमिक लिबर्टी की बात आपको नहीं की जाती है। तो आपका जो आंसर है आपका बी हो जाएगा। लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, यानी ये सारे आपके फंडामेंटल राइट जो 25 की जो बात हम करते हैं वही है लिबर्टी। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, ये सारे आपके बिलीफ एक्सप्रेस सब दिए गए हैं। आर्टिकल 19 और 25 को अगर कंबाइन करेंगे, 21 को कंबाइन करेंगे, तो आपको ये सारे लिबर्टी आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बिलीफ की बात करेंगे, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19, लिबर्टी ऑफ थॉट अगेन आर्टिकल 19। इकोनॉमिक लिबर्टी की बात जो है वो प्रीएम्बल में नहीं की गई है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। Consider the following statements. Article 25 of the Constitution of India is available only to the citizens of India. अभी हमने देखा कि citizens and as well as non-citizens को भी है, non-citizens को भी ये right है। ये आपको याद रहना चाहिए एक्चुअली कि ओनली सिटीजन्स को कौन कौन से राइट है। अगर आप ओनली सिटीजन्स की बात करेंगे तो उसमें आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल्स जो हैं आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स, और बाकी राइट्स जो हैं आर अवेलेबल टू सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। तो ये 25 to 28 आर अवेलेबल टू सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। आर्टिकल 25 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, द राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन अंडर 25 इंक्लूड्स द राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन। ये वाला कन्वर्ट का राइट नहीं देता है। प्रोपोगेट का मैंने आपको बताया कि रिलीजियस टीचिंग को आप प्रोपोगेट कर सकते हो, अपने टेनेट्स को पढ़ा सकते हो, अवेयरनेस फैला सकते हो, लेकिन दिस डज नॉट गिव यू राइट टू कन्वर्ट। तो ये आपका दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो करेक्ट कौन सा करेक्ट है? तो नाइदर वन नॉट टू, डी इसका ऑप्शन है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे लैंडमार्क जजमेंट्स रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें हम 6, 7, 8 केस को समराइज करेंगे, उसको आप जरूर देखिएगा। उसमें अगर आपको एटलीस्ट 2-3 केस भी आपको याद है तो एग्जाम्पल्स में आप देंगे तो आप वैल्यू एडिशन करेंगे अपने आंसर में। तो मिलते हैं आपके साथ पुनः अगली वीडियो को लेके, जिसमें हम लैंडमार्क जजमेंट्स रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।